नमस्कार दोस्तों, 20 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, थोड़ी बहुत न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है वैक्सीन फॉर ऑल अबव 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएंगी 1 मई से, और स्टेट्स इनको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। कोविड-19 के खतरनाक इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, ये आपने सुना ही है, और गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 मई से 18 साल से ज़्यादा के हर पर्सन को वैक्सीन दी जा सकती है। ये डिसीजन कब लिया गया? ये डिसीजन मंडे की शाम को लिया गया, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने फार्मा कंपनीज, डॉक्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट, ड्रग्स डिपार्टमेंट्स और जो नोडल मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऑफिशियल्स जो कि बहुत की पोस्ट पे इन्वॉल्व हैं कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मैनेजमेंट को लेके, दवाई की मैन्युफैक्चर के मैनेजमेंट को लेके, तो उनके साथ मीटिंग की नरेंद्र मोदी साहब ने, और उन्होंने बोला कि भाई फेज 3 अब लॉन्च करना पड़ेगा नेशनल वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी का, जहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अब सीधे सीधे राज्य की सरकारों को वैक्सीन बेच सकते हैं, ओपन मार्केट में वैक्सीन बेच सकते हैं। अब तक केवल केंद्र सरकार को वैक्सीन बेच रहे थे या इंटरनेशनल बॉर्डर्स में बेच रहे थे, अब ओपन मार्केट में वैक्सीन बिकेंगी, राज्य की सरकारें सीधे सीधे वैक्सीन खरीद सकती हैं इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज से। 1 मई से पहले केंद्र की सरकार ने सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर्स को, कि आप एक दाम डिक्लेयर करिए, आपको 50% वैक्सीन हमको बेचनी है और बची 50% वैक्सीन आप राज्य की सरकारों को बेच सकते हो, आप इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को बेच सकते हो, आप मार्केट्स में बेच सकते हो, ओपन मार्केट में। तो ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे साफ साफ आए हैं। केंद्र सरकार ने अपने इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो मैक्सिमम कोटा है वैक्सीन का, वो केंद्र सरकार ही इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से खरीदने वाला है, बाकी राज्य की सरकारें भी सीधे सीधे खरीद सकती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है त्रिपुरा बिगिंस शिफ्टिंग ऑफ मिजोरम ब्रू रिफ्यूजीज। देखिए, ये जो मिजोरम के ब्रू रिफ्यूजीज हैं, इनको मिजोरम में प्रॉपर तरीके से रहने नहीं दिया गया, ठीक है। इनके खिलाफ मिजोरम में काफ़ी वायलेंस हुआ। आपको पता है कि मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो मेजर स्टेट्स हैं वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ डोमिनेट करती हैं, और इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में अक्सर का लड़ाई होती है। तो मिजोरम की जो बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने ब्रू रिफ्यूजीज़ को वहाँ से, ब्रू रिफ्यूजीज़ इसलिए बोला जा रहा है कि अपनी ट्रेडिशनल मिजोरम के इलाके को छोड़ के ही आसपास के स्टेट्स में जाके सेटल हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ब्रू पर्सन आज की डेट में मिजोरम में नहीं रह रहा है, बहुत सारे लौट के मिजोरम में रहने भी गए हैं। तो मिजोरम की बाकी ट्राइब्स ने मिलकर बोला कि जो ब्रू लोग हैं ये इंडिजीनियस कम्युनिटी नहीं है मिजोरम की, इसलिए इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, और ये फिर बहुत तादाद में आके त्रिपुरा में रहने लगे थे। अभी पिछले साल ही आप कह सकते हो जनवरी 2016 में एक एग्रीमेंट हुआ, और जनवरी 2016 का ये जो एग्रीमेंट हुआ न्यू दिल्ली में, इस एग्रीमेंट को साइन किया गया इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। यहाँ पे ब्रू कम्युनिटी के रिफ्यूजीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, त्रिपुरा की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, मिजोरम की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स के भी थे, और ये बोला गया कि भाई 35,000 ब्रूस को रीसेटल किया जाएगा। ये ब्रूस जिनके खिलाफ इतना अत्याचार हुआ है, जिनको इतना परेशान किया गया है, जो अपने मिजोरम घर से भाग के आसपास त्रिपुरा में जाके सेटल हुए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं रीसेटल करने की जरूरत है। अब समझिए, एक एग्रीमेंट यहाँ पे 2018 में भी हुआ था, और 2018 के एग्रीमेंट में बोला गया था कि वो ब्रू ट्राइबल्स जो कि मिजोरम से भाग के आए हैं वो वापस मिजोरम जा सकते हैं। लेकिन फिर एक एग्रीमेंट जनवरी 2020 में किया गया, जिसमें बोला गया कि भाई त्रिपुरा में ही इन ब्रू रिफ्यूजीज को, कम्युनिटी के लोगों को सेटल किया जाएगा, और इसके लिए सरकार 600 करोड़ रुपए का, यानी केंद्र सरकार 600 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी। इसमें केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों इंसेंटिव्स देंगी। हर ब्रू फैमिली को 2,500 स्क्वायर फुट का प्लॉट दिया जाएगा रहने के लिए, साथ साथ कुछ एग्रीकल्चरल लैंड भी दिया जाएगा। हर ब्रू फैमिली को 5,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा, और फैमिली को फ्री राशन दिया जाएगा, और ये फ्री राशन अगले 2 सालों को दिया जाएगा। और जो ब्रू ट्राइबल्स हैं इनको त्रिपुरा की वोटर लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा। ये जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको आप रियांग कम्युनिटी के लोग भी बोलते हैं, ये एक इंडिजीनियस कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ज़्यादातर ये त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम के इलाके में रहते हैं, और त्रिपुरा में तो अब इनको पीवीटीजी का भी दर्जा दिया गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया गया है, ठीक है भाई। मिजोरम में इनको टारगेट किया गया। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने बोला कि एथनिकली ये जो ब्रू लोग हैं ये मिजोरम को बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए 1997 में बहुत सारे एथनिक क्लैशेस हुए, और ममित, कोलासिब और लुंगलेई जो डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम की, जहाँ पे बहुत सारे ब्रूज रहते थे, 37,000 ब्रूज इन इलाकों को छोड़ के भाग गए और त्रिपुरा के रिलीफ कैंप्स में जाके रहने लगे। इन 37,000 ब्रूज में से 5,000 ब्रूज
8 फेज ऑफ रिपैट्रिएशन में मिजोरम वापस भी गए। तो बहुत सारे ब्रू ट्राइब के लोग वापस मिजोरम में जाके भी रह रहे हैं और लगभग 32,000 ब्रू ट्राइब के लोग अभी भी नॉर्थ त्रिपुरा में रह रहे हैं और अब फाइनली इनके परमानेंट सेटलमेंट के प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो पहला बैच यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है 515 ब्रू रिफ्यूजीज का। इनको नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो कैंप चलाए जा रहे हैं ब्रू कैंप्स, उनसे निकाल के एक धलाई नाम की डिस्ट्रिक्ट में इनके सेटलमेंट में इनको सेटअप किया जा रहा है। मतलब कि अभी तक की जो ब्रू कम्युनिटी के लोग नॉर्दर्न त्रिपुरा के कैंप्स में रह रहे थे, रिफ्यूजी कैंप्स में, अब इनको धीरे धीरे करके रिफ्यूजी कैंप से निकाल के जो भी इनको प्रोमिस किए गए थे कि हाँ भाई इनको एक प्लॉट ऑफ लैंड दिया जाएगा, कुछ एग्रीकल्चरल लैंड दिया जाएगा, इस चीज़ को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं त्रिपुरा की सरकार इस पूरे रीसेटलमेंट के प्रोसेस में केंद्र सरकार की मदद कर रही है। ये जो प्लान था ब्रू कम्युनिटी को रिहैबिलिटेट करने का, इसको पुट फॉरवर्ड किया था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब साहब ने और त्रिपुरा के स्टेट के रॉयल स्काइन प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने। ओके, त्रिपुरा की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 16 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है त्रिपुरा की सरकार ने, जहां पे इन ब्रू कम्युनिटी के लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन इलाकों में ब्रू कम्युनिटी के लोगों को रिहैबिलिटेट किया जा रहा है त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा की जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ है ना, वो इस चीज़ के अगेंस्ट है और वो इस चीज़ के अगेंस्ट एक प्रॉपर एजिटेशन चला रही सरकार के खिलाफ कि आप बाहर के लोगों को हमारे इलाकों में रिहैबिलिटेट क्यों कर रहे हो। तो देखते हैं ये चीज़ आगे कैसे अनफोल्ड करती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय रिकॉर्ड इंडियाज फर्स्ट बैट विद स्टिकी डिश। देखिए, इंडिया एक नई बैट स्पीशीज मिली है जिसके चलते इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ बैट स्पीशीज है वो हो गई है 130। अगर आप बात करो तो इंडिया की पहली बैम्बू ड्वेलिंग बैट विद स्टिकी डिस्क, तो इंडिया का पहला बैम्बू ड्वेलिंग बैट विद स्टिकी डिस्क मिला है। कहाँ पे मिला है? मेघालय में मिला है। इसका नाम है डिस्क फुटेड बैट, जिसका साइंटिफिक नेम है यूडिस्कोपस डेंटिकुलस। ये जो यूडिस्कोपस डेंटिकुलस है ये मेघालय के लायलाड इलाके में मिला है। कहाँ पे? नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। कि जो नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इलाका है मेघालय में, आप कह सकते हो कि म्यांमार से 1000 किलोमीटर वेस्ट में है। म्यांमार की उस जगह से 1000 किलोमीटर वेस्ट में है जहाँ पे ये बैम्बू ड्वेलिंग बैट विद स्टिकी डिस्क मिलते हैं। तो इंडिया में पहली बार ये स्पीशीज पाई गई है बैम्बू ड्वेलिंग बैट विद स्टिकी डिस्क। म्यांमार सबसे पास है जहाँ पे इस प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं। चाइना, वियतनाम में भी स्पीशीज पाई जाती हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ बैट स्पीशीज इंडिया में कितनी हो गई है? 130। ठीक है, यहाँ पे जिस टीम ऑफ साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया है उसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट थे, कुछ यूरोपियन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स के साइंटिस्ट भी यहाँ पे थे। ओके, तो ये जो आप कह सकते हो बैट की स्पीशीज मिली है, ये बड़े ही स्पेशलाइज्ड प्रकार के छोटे से बैट्स हैं जहाँ पे डिस्क लाइक पैड्स हैं थंब में और ब्राइट ऑरेंज कलरेशन है। ओके, फिर अगर आप देखो तो मेघालय में नंबर ऑफ बैट स्पीशीज अब कितनी हो गई है? 66। इंडिया में वो स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा बैट की स्पीशीज पाई जाती हैं वो कौन सा स्टेट है? मेघालय। इस बात को याद रखिएगा। तो इंडिया की टोटल नंबर ऑफ बैट स्पीशीज इस डिस्क फुटेड बैट के बाद हो गई 130, मेघालय की हो गई 66 और देश का वो स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा बैट स्पीशीज पाई जाती हैं वो है मेघालय। ये बात याद रखिएगा। इस प्रकार की जो डिस्क फुटेड बैट्स हैं साउदर्न चाइना में भी पाए जाते हैं, वियतनाम में भी पाए जाते हैं, थाईलैंड में पाए जाते हैं और म्यांमार में तो पाए जाते हैं। मेघालय में ये लायलाड इलाका ऑफ नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिले। इस पर्टिकुलर फैक्ट को याद रखिएगा। नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में है। इस पर्टिकुलर फैक्ट को याद रखिएगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट स्टेटस में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी री भोई डिस्ट्रिक्ट में मिलता है इन लायलाड विलेज। 29 स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका इलाका है और आप कह सकते हो मेघालय की वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस में आता है नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ईस्टर्न हिमालयस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पड़ता है। इस नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलग अलग प्रकार के फौना मिलते हैं जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लियोपार्ड, इंडियन बाइजन, हिमालयन ब्लैक बियर। और बर्ड्स की बात की जाए तो मणिपुर बुश क्वेल, र्यूफस नेक्ड हॉर्नबिल और ब्राउन हॉर्नबिल इस नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ पार्क में मिलते हैं। मेघालय की लोकेशन देखी जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो किन किन स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है? केवल एक स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है, ये आसाम के साथ। और साउथ में और वेस्ट में आप देखोगे तो मेघालय की बाउंड्री बनती है बांग्लादेश के साथ। नॉर्थ में और ईस्ट में मेघालय की बाउंड्री बनती है आसाम के साथ। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको अलग अलग टॉपिक्स जैसे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री,
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैसेजेस वीडियोस के थ्रू आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजते। अगली न्यूज़, नासा मार्क्स हेलीकॉप्टर फर्स्ट व्हीकल टू फ्लाई ऑन अनदर प्लेनेट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नासा ने अपने परसिवरेंस रोवर के साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी भेजा है मार्स की धरती पे, और अभी रिसेंटली इस छोटे से हेलीकॉप्टर ने मार्स की धरती पर एक उड़ान भरी है। इस छोटे चॉपर का नाम क्या है? 19 इंच टॉल चॉपर है। इसका नाम है इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी ने लगभग 10 फीट ऊंची उड़ान भरी है मार्स की जमीन पे। तो पहले ये उड़ा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, धीरे से टर्न हुआ, फिर ये नीचे आ गया। ये जो फ्लाइट थी केवल 40 सेकंड की थी। तो आप बोलोगे 40 सेकंड के लिए उड़ गया तो इसने कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया? बड़ा काम है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडेशियस इंजीनियरिंग फीट्स। क्योंकि रीजन ये है, मार्स की सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर है ना, ऐसा एटमॉस्फेयर अर्थ की सरफेस से 1 लाख फीट की ऊंचाई पे मिलता है। और आज तक जो सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर्स भी है ना पूरी दुनिया में, वो भी 1 लाख फीट की ऊंचाई पे नहीं उड़ सकते। ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे ऊंचा हेलीकॉप्टर उड़ा है वो उड़ा है 40,820 फीट की ऊंचाई पे। 40,820 फीट की ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर उड़ा है। सोचिए 30,000, 32,000, 34,000 फीट की ऊंचाई पे तो आपके प्लेन उड़ते हैं, तो हेलीकॉप्टर इतना ऊंचा कैसे पहुंच जाएगा? हेलीकॉप्टर 40,820 फीट की ऊंचाई पे उड़ा था 1972 में, जब फ्रेंच एविएटर जीन बॉलट ने इस हेलीकॉप्टर को मार्साइले के 40,000 फीट ऊपर उड़ाया था। और 1 लाख फीट ऊपर अर्थ की पृथ्वी से, अर्थ की जमीन से जैसा एटमॉस्फेयर होता है, कुछ ऐसा ही नासा के सरफेस पे भी है। तो यहाँ पे 40 सेकंड की उड़ान भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप नासा के परसिवरेंस रोवर के इस हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी की बात करो तो इसका वजन अर्थ पे 4 पॉइंट होगा, लेकिन मार्स पे 1.5 पाउंड होगा। अब आप बोलोगे कि वजन अर्थ पे और मार्स पे अलग क्यों है? क्योंकि मार्स और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अलग अलग है। ओके, अभी तक आप देखो तो 3 अप्रैल से इंजेन्युइटी अपनी पावर के दम पे चल रहा है। इंजेन्युइटी के अंदर बहुत सारे सोलर पैनल्स लगा रखे हैं। मार्स के ऊपर जो सनलाइट पहुंचती है वो एक अलग ही प्रकार की, आप कह सकते हो, इंटेंसिटी है उस सनलाइट की। उसके हिसाब से इस इंजेन्युइटी के ऊपर प्रॉपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इन सोलर पैनल से दिन में इंजेन्युइटी की बैटरीज रिचार्ज करती हैं अपने आप को। रात में टेम्परेचर्स -130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाते हैं। तो इंजेन्युइटी को हीट करने के लिए इलेक्ट्रिकल हीटर्स भी लगे हुए हैं, जो कि दिन की सोलर एनर्जी के चार्ज को रात में हीट करने में इस्तेमाल करते हैं। ये एक सेल्फी ली है। इधर आपको परसेवरेंस रोवर नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। ये फोटो ली गई है 6 अप्रैल की। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस और जनरल स्टडीज पेपर 1 में प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में न्यूज़ आपको काम आएगी। और नेक्स्ट न्यूज़ है क्यूबा। आखिरी न्यूज़ आज की, क्यूबा गेट्स न्यू लीडर्स एज रॉल कास्ट्रो रिटायर्स। क्यूबा में मंडे को एक ऑफिशियल ट्रांसफर हुआ है पावर का। कास्ट्रो क्लान के जो यंगर लीडर थे रॉल कास्ट्रो, इन्होंने रिटायर कर दिया है और देश के फर्स्ट सिविलियन लीडर मिगुएल डियाज कैनल पावर में आ गए हैं यहाँ पे। ओके, बहुत लंबे समय से अगर आप देखोगे तो क्यूबा में वन पार्टी सिस्टम चला है और डियाज कैनल जो कि 60 साल के हैं, जो कि इनकी फैमिली को भले ही ना बिलोंग करते हो, लेकिन उन्होंने बोला है कि वन पार्टी सिस्टम ही चलेगा क्यूबा के अंदर। ऑलरेडी डियाज कैनल क्यूबा के प्रेसिडेंट हैं 2018 से, लेकिन क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के हेड रॉल कास्ट्रो थे। अब रॉल कास्ट्रो ने क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के हेड की पोजीशन से भी रिटायर कर दिया है और अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा की जो सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन है उस पर भी डियाज कैनल साहब बैठे हैं। तो डियाज कैनल साहब अब प्रेसिडेंट भी हैं क्यूबा के और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के वो हेड भी हैं। अगर क्यूबा की बात की जाए तो क्यूबा में आज भी फिडेल कास्ट्रो को कंट्री का फादर और सेवियर माना जाता है। 1959 से लेकर 2006 तक क्यूबा के ऊपर राज किया फिडेल कास्ट्रो ने। 2006 में फिडेल कास्ट्रो की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी तो उनके ब्रदर ने कंट्रोल ले लिया। डियाज कैनल की बात की जाए तो ये 60 साल के हैं। रेवोल्यूशन के बाद पैदा हुए हैं डियाज कैनल। ओके, तो ये आप कह सकते हो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे तीनों की फोटो है। सबसे लेफ्ट साइड पे आपको फिडेल कास्ट्रो द रेवोल्यूशनरी लीडर माना जाता है इनको। क्यूबा का आज भी आपको क्यूबा की सड़कों पे हर जगह पे इनकी फोटो नजर आ जाएगी। सेकंड पे रॉल कास्ट्रो जो कि फिडेल कास्ट्रो के छोटे भाई हैं। रेवोल्यूशन में इन्होंने फिडेल कास्ट्रो की बढ़ चढ़ की मदद की। और तीसरे नंबर पे डियाज कैनल जो अभी के लिए प्रेसिडेंट भी हैं क्यूबा के और एट द सेम टाइम क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी की अब ये फर्स्ट सेक्रेटरी हेड भी बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं डियाज कैनल ने ये बोला है कि हम ग्रेजुअली ओपन अप करेंगे इकोनॉमी को, लेकिन तरीका वही होगा, इकोनॉमी सोशलिस्ट ही रहने वाली है।
ये यहाँ पे आपको क्यूबा की मैप नज़र आ रहा है। अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी से चारों तरफ से घिरा हुआ है क्यूबा। इसकी लोकेशन को कल भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से न्यूज़ आपको काम आ सकती है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि रेलिवेंट हो जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को एक अलग से वीडियो में आपको समझाऊँ। तो ये थी आज की न्यूज़ एनालिसिस। ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, इसलिए 15 मिनट में लगभग में ये वीडियो खत्म हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।